हम लोग लास्ट में जो परमिटिविटी के बारे में पढ़ रहे थे, कोई डाउट है किसी का? रिकॉर्डिंग देखी इसकी दोबारा? हाँ बताओ, उसको देखा दोबारा? हाँ हाँ पूछो। अगर हम लोग जैसे फोर्स अगर नेगेटिव आती है तो उसका मतलब रिपल्सन होता है कि अट्रैक्शन होता है? फोर्स अगर नेगेटिव आ रही है तो अट्रैक्शन होगा, क्योंकि दोनों जो चार्जेस हैं, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तभी तो मल्टीप्लाई होकर माइनस आ रही है। यस। प्लस तो हर केस में जब प्लस आएगी, अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी प्लस आएगी, दोनों पॉजिटिव हैं तब भी प्लस आएगी, तो दोनों ही केसेस में रिपल्शन होगा। तो सर कल वाले क्वेश्चन में सर जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें पॉजिटिव आई थी, तो इसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्सन हो रहा था। किसमें? सर जो कल नहीं तो कल हमने दो तरीके से आंसर निकाला था ना। हमने कहा नहीं था कि एक ही तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर रहे हो तुम। फिर जब हमने उसको सुपर पोजिशन वाले मेथड से निकाला था तब तो दोनों नेगेटिव बन गए थे, बीच वाला भी नेगेटिव था और कॉर्नर वाला भी नेगेटिव था, तो रिपल्शन हो रहा, तो पॉजिटिव आंसर आया था। याद करिए जो हमने दूसरा मेथड से बताया था आपको, जिसमें हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू मान लिया था, समझे? तो आंसर प्लस में आ रहा था वहाँ पे, तो रिपल्शन ही होगा ना, दोनों नेगेटिव थे। अगर आप नहीं मानेंगे तब तो आंसर नेगेटिव आ रहा था हमारा, क्योंकि तब तो अट्रैक्शन लग रहा था ना। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि फिर सारे जो चार्जेस हैं जो कॉर्नर पे सारे रखे हुए थे इक्वी डिस्टेंट पे, तो वो सब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, सुपरपोज हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे पे, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आंसर उस तरह से तो गलत है ना, वो तो बताया तो हमने कल भी था। अब सही है? देखो, हाँ कल वाले जो कॉन्सेप्ट था उस पर क्वेश्चन है, करके देखो, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा कॉन्सेप्ट और दिमाग में बैठ जाता है। दो चार्जेस हैं Q1 Q2, उनको d डिस्टेंस पे रखा गया। ठीक है, ये रखा कहाँ है हमने? वैक्यूम में रखा है। ठीक है, वैक्यूम में रखा है, तो जो फोर्स लग रहा है वो F है। अच्छा, अब हम इस पूरे सिस्टम को उठा कर ले गए किसी लिक्विड में रख दिया हमने। ठीक है, अच्छा अब लिक्विड में रख देंगे तो जो परमिटिविटी है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बताओ। परमिटिविटी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी बेटा? फिर मैं, हाँ बिल्कुल, परमिटिविटी बढ़ जाएगी, और जब परमिटिविटी बढ़ती है तो फोर्स कम हो जाता है या बढ़ जाता है? हाँ, ये थोड़ा बस इतना कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। परमिटिविटी बढ़ने का मतलब ये है कि वो मीडियम अपने पार्टिकल्स को परमिशन देती है कि जाओ तुम फोर्स को बढ़ा दो या कम कर दो। क्या? कम कर दो। हाँ, बीच में हिंड्रेंस क्रिएट करो, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करो, ताकि जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो कम हो जाए। तो अब अगर हमने लिक्विड रखा है, लिक्विड में इसको रखा, ठीक है, अब इसको इसी पूरे सिस्टम को उठा के हम लिक्विड में रख रहे हैं, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस भी सेम है दोनों की। ठीक है, तो जो फोर्स है, ध्यान से सुनो, लिक्विड में जब हम इस पूरे सिस्टम को रख रहे हैं तो जो फोर्स है वो F/4 हो जा रहा है, कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है आपको लिक्विड की। करिए ट्राई, देखते हैं कितने बच्चे इसमें निकाल पाते हैं। ट्राई सभी लोग करें, कितने का आंसर आएगा कोई बात नहीं, हम करवाएंगे अभी। हाँ बेटा, 4 रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड 4 आ रही है। सभी की आ गई? हाँ, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं ये कल थे तुम? कल क्लास में थे नहीं थे? नहीं सर। नहीं थे ना, तो कोई चिल करो, फिर आराम से, काम डाउन, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं आज की क्लास में तुमको। ठीक है, आराम से एंजॉय करो खाली। कल नहीं थे तो इसको रिपीट करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। सर मैं वीडियो लेक्चर देखा था थोड़ा सा। अबे तो वीडियो लेक्चर कल वाला अपलोड ही नहीं हुआ है, देखा कहाँ थे तुमने? तो सर कौन सा? तुमने परसों वाला देखा होगा। इसका मतलब तुम बहुत पुराने गायब हो रहे हो, यानी पहले कब आए, पिछली बार कब आए थे क्लास में तुम? सर छुट्टी पहले आए। हाँ तो बस ठीक है, फिर अभी तो एंजॉय करो। अभी तो दो लेक्चर हो चुके हैं इसके, 3 हो चुके हैं, चौथा है आज। हाँ, आया किसी का? जो लोग प्रेजेंट थे बस वही इसको समझ सकते हैं, जो प्रेजेंट नहीं थे उनके सर के ऊपर से जाएगा ये कॉन्सेप्ट।
मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी वाला लेक्चर बिल्कुल मिस मत करिए। अगर आप एनी हाउ लाइव में नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप रिकॉर्डिंग ज़रूर देखिए उसकी और लगातार देखते चलिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी कराएंगे। क्वेश्चन नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, खाली कॉन्सेप्ट बगैर क्वेश्चन के आएगा ही नहीं। हाँ बेटा, कितना आया? किया ट्राई किसी ने? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड कैसे निकालेंगे? चलो हम कराते हैं। देखिए, इसको साइड में कर देते हैं। आपको दोनों फोर्सेस दे रखे थे, दोनों फोर्सेस में दोनों की अपनी परमिटिविटीज तो आती ही हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में दोनों आ जाएंगी, लिक्विड की भी आ जाएगी। अच्छा, लिक्विड वाली को कैसे लिखेंगे ये तो बताओ। उसको तो एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, लिक्विड वाली को क्या लिखेंगे? इसका फोर्स कितना होगा? इसका फोर्स कितना निकल के आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या आएगा? हाँ, Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ वाले का बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन EM, हाँ एप्सिलॉन मीडियम लिखा जाता है, ठीक है, कल बताया था। और Q1 Q2 आर डी स्क्वायर, है ना। अच्छा, कुछ नहीं करना था, सिंपल एक काम करो, डिवाइड कर दो। कर सकते हैं ना? कर दिया डिवाइड, ये गए, दोनों कट गए। यहाँ से 1/4 पाई कट गया, ये कट गया, ये तो पूरा पूरा कट गया। अब बताओ क्या बचेगा? ये 4 ऊपर चला जाएगा। हाँ, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और भी कुछ ऊपर जाएगा, नीचे तो 1 रहेगा यहाँ पे। इधर बताओ, इधर क्या होगा? इधर ये m ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन m, और नीचे क्या बचेगा? एप्सिलॉन नॉट। बताओ मैंने सही लिखा, कुछ गलत किया है यहाँ? ये सही है, यही आएगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, इसको क्या कहते हैं? कल बताया था हमने, परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना एप्सिलॉन नॉट। बताओ भाई, याद है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट है, और परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी लिक्विड की ये क्या कहलाती है? यही कहलाती है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, ER, कल बताया था। तो रिलेटिव परमिटिविटी कितनी आ गई हमारे पास? यहाँ से देखो 4 आ गई, ठीक है। और कल हमने रिलेशन भी बताया था आपको, जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलेटिविटी के, ये परमिटिविटी के। तो अगर फोर्स आपका 1/4 हो रहा है, यहाँ दिख रहा था ना, इस क्वेश्चन को ओरली भी कर सकते थे, कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया था स्टार्टिंग में, कि अगर फोर्स देखो 4 से F/4 1/4 हो गया, तो अब परमिटिविटी क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी ना भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो वो 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर ये 1/4 हुआ है तो वो 4 टाइम्स चली जाएगी। भाई ये चीज़ अगर कम हो जाएगी तो ये उतने से बढ़ जाएगी ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट तो यही होता है। बताओ, क्लियर है सबको? हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट को समझना क्या मुश्किल लग रहा है? कैसा लग रहा है कि नहीं अभी नहीं पढ़ाना चाहिए, रुक जाना चाहिए? बताओ, आसान है ना, समझ में तो आ रहा होगा। हाँ हाँ बेटा, कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ, तो बहुत आसान है, आप रिलेट करके समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया इसको, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और करें क्या इस पे? आगे चलें तो एक क्वेश्चन और है अच्छा सा, अगर हम बीच की डिस्टेंस चेंज कर देते हैं तो क्या होगा? जरा ट्राई करना इसको भी, ठीक है। 2 चार्जेस हैं Q1 Q2, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस है आपकी d, ठीक है। इनको रखा है हमने वैक्यूम में एज प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, वैक्यूम। अब हमने इन्हीं 2 चार्जेस को उठाकर एक लिक्विड में रख दिया, ठीक है, और साथ साथ चेंज ये किया कि इस बार हमने डिस्टेंस को हाफ कर दिया, ठीक है। ऑयल में रखा है इसको हमने, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, ऑयल में रख दिया। पिछले वाले में क्या किया था? कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की थी, सिर्फ मीडियम बदला था, ठीक है। अब जो फोर्स है, इस केस में फोर्स मान लो F लग रहा था अगर, तो इस केस में जो फोर्स है वो घट के हाफ हो जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल। चलो भैया बताओ जल्दी से। ट्राई कीजिए, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल क्या होगा? 8। कुछ बच्चों का बहुत जल्दी आंसर आया, देखते हैं अभी 8 है या नहीं है, बाकी लोग भी निकालें। 8 आ रही है, चलिए ट्राई करते हैं हम लोग भी, देखते हैं करके। बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे पहले किया था, ठीक है। यहाँ पे F कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ऊपर क्या लिखें, सेम ऊपर तो कुछ नहीं बदलना है, Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे क्या लिखना है हमें, यहाँ पे भी वही लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे m हो जाएगा और Q1 Q2 अपॉन d/2 का होल स्क्वायर होगा अब यहाँ पे ना। अच्छा अब जब हम इसको कैंसिल करते हैं, डिवाइड कर देते हैं यहीं पे उठा के, तो ये f कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल और ये पूरा यहाँ से कट जाएगा ये। अच्छा क्या बचेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 हो गया, इधर क्या बचेगा, वही एप्सिलॉन m ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, इसमें कुछ बचेगा 1/4। तो 1/4 का क्या ऊपर होगा भाई, ये 1/4 बचेगा ना यहाँ पे 1/4, तो 4 तो ये यहाँ आ जाएगा पहले कूद के, बोलो हाँ। तो फिर ये इसका मतलब ये ऐसे होगा, सही है ये कैलकुलेशन, बोलो बहुत बेसिक है, समझ में आया यहाँ से, ये सही किया है, सबको समझ में आया ये। अच्छा ये 4 को इधर ले आते हैं, 8 हो जाएगा, 4 2 8 और ये आपका बचेगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आ गया 8। इसका मतलब 8 जिन लोगों ने निकाला उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बहुत जल्दी आप लोग सीख गए इस कॉन्सेप्ट को। अगर आप ये क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आपका लेवल बहुत बढ़ गया है, समझ लीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़े लेवल के क्वेश्चन आपका नहीं पूछे जाएंगे अभी तक जो 11-12 से पहले जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तक आप कर चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप ऐसे ही सीख गए हैं जो अभी आप 12th में जो बच्चे होंगे ना उनसे भी पूछे जाके तो उनको भी कन्फ्यूजन रहता है अभी भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पढ़ चुके हैं उनको भी। तो वो कुछ कॉन्सेप्ट जो कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कॉन्सेप्ट है वो एप्सिलॉन नॉट वाला ही है। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको समझते समझते बहुत लोगों को कई महीने लग जाते हैं। तो ये आपको आ गया है क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, आपको अंदर का कॉन्सेप्ट पता चल गया है कि आखिर परमिटिविटी होती क्या है। ठीक है, क्यों यूज़ होती है और क्यों पिक्चर में आती है। ठीक है, चलिए अच्छा आगे चलते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, सेंड कर देंगे। अब एक चीज़ और डिस्कस करनी थी कि आप सब जानते हैं, हमने इससे पहले पिछले स्लाइड में क्वेश्चन किए थे कल वाले टर्न पे, कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आ रहा था ना एक, कि चार्जेस 2 रखे हुए थे और बीच में आपने एक तीसरा चार्ज रख दिया और वो इक्विलिब्रियम में होगा। बताओ, याद है कल एक क्वेश्चन किया था इस तरह का? हाँ, तो आप सब लोग ने इक्विलिब्रियम पढ़े हैं, आईसीएससी वालों ने तो पढ़े हैं, सीबीएसई वालों ने नहीं पढ़े हैं। आईसीएससी वालों ने कहाँ पढ़े हैं इक्विलिब्रियम, याद है? इक्विलिब्रियम हमने कहाँ पढ़ा, इसी साल पढ़ा है फोर्स में। हाँ, फोर्स टॉर्क में 3 तरह के इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे ना, बोलो। अरे याद नहीं आ रहा किसी को? कितनी तरह के पढ़ाए थे हैं? स्टैटिक, तीसरा कौन सा था? 3 पढ़ाए थे। हाँ, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल। ठीक है, यही 3 तरह के इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी होते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस के बीच में स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा, यानी ऐसा कोई चार्ज रखा हुआ है, सपोज करिए एक ये 2 चार्ज यहाँ पे रखे हुए हैं, ये Q और ये Q, बीच में एक Q चार्ज रखा हुआ है। तो ये चार्ज स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इस चार्ज को आप जरा सा इधर की तरफ पुश करिए और ये चार्ज वापस से जरा सा इधर की तरफ जाए और जैसे ही आप फोर्स हटाएं वैसे कूद के फिर आ जाए यहाँ पे, यानी थोड़ा सा आपने यहाँ पे भेजा, यहाँ चला गया और थोड़ी देर के बाद वापस अपनी पोजीशन को रीगेन कर गया। ठीक है, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। दूसरा क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक का मतलब क्या हुआ? डायनेमिक का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे रखा है बीच में ये, और ये 2 चार्जेस इधर रखे हुए हैं। इस चार्ज को आपने उठाया, ठीक है, इस चार्ज को आपने उठाया और उठा के थोड़ा यहाँ रख दिया। बताओ ये चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा? बोलिए। कहीं पर नहीं जाएगा। स्ट्रेट मतलब किधर? सर इन दोनों के नेट डायरेक्शन में। मतलब किधर भैया? ऊपर नीचे? ऊपर। अच्छा, यहाँ ऐसे जाएगा। रीज़न? ऊपर क्यों जाएगा? ऊपर क्यों जाएगा? अरे भैया ऊपर इसलिए जाएगा, सही बताया, ऊपर जाएगा। देखो ये वाला जो चार्ज है उस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, ऐसे ना। हाँ, दूसरे वाला ऐसे लगाएगा। अब सोचो एक इधर भेजना चाह रहा है, एक इधर भेजना चाह रहा है, वो कहाँ जाएगा? इसका रिजल्टेंट में जाएगा ना। ये इधर भेजना चाह रहा है, ये इधर भेजना चाह रहा है, ठीक है, और दोनों वेक्टर हैं, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं बनेगा बीच में।
तो ये जो है इसको प्रैक्टिकली भी आप किसी चीज़ को देख सकते हैं, कोई एक इधर भेजना चाह रहा है, इधर भेजना चाह रहा है, वो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, सीधा उठता चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया। न्यूट्रल में क्या है, न्यूट्रल में ये होता है कि वो अपनी पोजीशन को ऐसे चेंज कर रहा है जो ना स्टैटिक लग रही है, यानी ना वापस आ रहा है और ना ही आगे जा रहा है, यानी बिल्कुल अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसी को रिपीट कर रहा है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। तो ये तीनों तरह के इक्विलिब्रियम आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, डायनामिक में अब इक्विलिब्रियम में एक मेन चीज़ है जो याद रखने वाली है, क्या है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है बता चुके हैं, एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 होता है, और उसका रीज़न ये है कि एफ नेट क्या होता है, 0 होता है। कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में अगर कोई है मूव कर रहा है तो वो कैसे मूव कर रहा होगा, कांस्टेंट, यस, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा ना, नहीं हो रहा होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, कैसा होता है, 0 होता है। ठीक है, फोर्स भी 0 होगा। स्टैटिक में आपको पता ही है, स्टैटिक है, स्टैटिक में तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो स्टैटिक में वेलोसिटी कैसी होगी, बोलो, अरे कैसी होगी वेलोसिटी, कैसी, हाँ, यहाँ वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, क्लियर है। तो डायनामिक जो होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला होगा और यहाँ वेलोसिटी आपकी 0 होगी। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सिक्का है, उस सिक्के को हमने ऊपर से गिराया, ध्यान से सुनो, एक सिक्का है, चल उसको हमने ऐसे ऊपर से गिराया। ठीक है, मेरे पास है नहीं अभी, यहाँ पे दिखाते अभी तुमको करके, ऐसे गिराया हमने, वो सिक्का एयर में था कुछ टाइम तक, उसके बाद वो एक बीकर में गिरा। आपसे पूछा जा रहा है बताइए बीकर में उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, क्या आंसर होगा, कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा जो पानी में गिरा। पानी से बाहर तो बता दोगे ना, पानी से बाहर कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। का मतलब ये है कि हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितने से इंक्रीज कर रही है, 9.8 से। हाँ, लेकिन पानी के अंदर जाने के बाद क्या हुआ, पानी के अंदर जाने के, हाँ, पानी के अंदर जाने के बाद क्या हुआ कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। मतलब ये हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स ऐसा काम करता है जो उसके एक्सेलरेशन को कैंसिल आउट कर देता है ना, उसके एक्सेलरेशन को कैंसिल आउट कर देता है। कौन सा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको कैंसिल आउट कर रहा है। और वो क्या है, उसको विस्कस ड्रैग बोलते हैं हम लोग, जो लिक्विड भी लगाते हैं और एयर भी लगाता है। जैसे अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, मतलब कूद कर नहीं, सीढ़ियों से नीचे उतर कर, स्टेयर्स से, तो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट में फ्री फॉल कर रहे होते हैं क्या, नहीं, ठीक है। हाँ, हम क्या कर रहे होते हैं, हम फ्री फॉल नहीं कर रहे होते हैं, हम उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिटली कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। क्यों काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमको फ्री फॉल में नहीं गिरना होता है, हम अपने हिसाब से नीचे उतरना चाहते हैं। जब आप अपने हिसाब से नीचे उतरना चाहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैनेज करने के लिए। ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए लगाना पड़ेगा। यानी आप नहीं चाहते हैं कि आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आएँ, आप अपने हिसाब से नीचे आना चाहते हैं। तो अपने हिसाब से जब भी नीचे आएंगे तो आपको कोई ना कोई इधर से अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए। तो नीचे की तरफ से जब भी काम किया जाएगा तो या तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा और या तो 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो उस केस में जो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, हाँ, चार्ज की पोजीशन पे डिटरमाइन करेगी कि अगर दोनों चार्ज क्यू चार्जेस सेंटर में है तो स्टार्टिंग में रहेगा और या ऊपर या नीचे तो टाइम रहेगा। हाँ, सेंटर में ही होगा तभी कहीं ना कहीं। अगर पोजीशन नहीं डिटरमाइन होगी तो फिर आप कैसे पता लगाएंगे कि वो वाकई में स्टैटिक है या नहीं है, क्योंकि दोनों साइड का फोर्स, अगर किसी भी साइड का फोर्स बड़ा हो गया तो फिर वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को छोड़ देगा कहीं ना कहीं। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होते हैं या 3 होते हैं, वो अपना क्या करते हैं, एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, है ना। देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी की जर्नी थी अभी तक हम लोग जहाँ भी पहुँचे हैं उस जर्नी में, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी वो तो शुरू से पहले दिन से आपने सुना होगा उसकी कहानी। क्या नाम है उनका, अरे नाम लो, एम्बर वाला, हमने बताया भी था आपको। एम्बर जो अपनी बिल्ली के फर पे एम्बर रब करते थे, क्या नाम है उनका,
थैलिस ऑफ मिलाइटस, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुई। तो उनको वहाँ से लगा कि जो है कुछ शॉक लगा, तो उनको पता चला कि हाँ कुछ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जैसा कुछ होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी वो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि जो शॉक होता है आपका, ठीक है, जो शॉक होता है या स्पार्क होता है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होगा। जितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा फिर वो चार्जेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे और खत्म हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा चार्ज होता है वो। तो स्पार्क जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है और फिर वो खत्म हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो लोग जानते थे, लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी को एक कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाएं कि वो स्पार्क जो है वो लगातार रहे, ताकि तो हम उससे बल्ब जला पाएं, ठीक है, बल्ब जला पाएं, कंप्यूटर चला पाएं, टीवी चला पाएं, पंखे चला पाएं। ये सारे काम आप कब कर सकते हैं? जब वो स्पार्क जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो, वो खत्म ही ना हो, ठीक है। तो इसके लिए लोग मतलब कहीं ना कहीं परेशान थे और सोचते थे कि जो आसमान बिजली चमकती है उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, अगर हम उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर लें तो हम कहीं ना कहीं ये स्पार्क में इसको लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रिसिटी या स्पार्क को लंबे टाइम तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे ही लोग एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, सोच रहे थे। तो सबसे पहले लोगों को जो इसका आइडिया मिला वो एक फ़िश थी, उसका नाम था टॉर्पीडो फिश। टॉर्पीडो फिश लोगों को करंट मारती थी जब लोग उसके पास जाते थे, तो वो भी लॉन्ग लास्टिंग था, ऐसा नहीं था कि वो थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो गया। और इसी तरह से सबसे पहले इसके ऊपर मतलब एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, और वो एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका एक साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट थे, यूजी गैल्वानी, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे, मेंढक, इन्होंने एक मेंढक बनाया और उस मेंढक की स्पाइनल कॉर्ड में एक मतलब वायर लगाया और एक उसके मसल में लगाया, और जैसे ही ऐसा किया तो वो जो मेंढक था, मतलब वो डाइसेक्टेड मेंढक था, डाइसेक्शन करने के बाद ऐसा कर रहे थे। तो जब उसकी स्पाइनल कॉर्ड में उन्होंने लगाया और दूसरा उसके मसल में लगाया, तो जो उसकी लेग थी वो ट्विच करने लगी, यानी ऊपर नीचे हिलने लगी, उसके अंदर हरकत होने लगी। तो उनको मतलब, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग भी था, तो उनको बड़ी सक्सेस, मतलब उनको लगा कि यार हमने डिस्कवर कर लिया है कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर बैटरी के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया। भाई लोगों को जब पता चला कि ये यूजी गैल्वानी ऐसी बातें कर रहे हैं कि एनिमल टिश्यू में इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो उतने टाइम के एक बहुत फेमस एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वोल्टा, एलेसेंड्रा वोल्टा। तो एलेसेंड्रा वोल्टा ने क्या किया कि उनको गलत साबित करने के लिए एक बैटरी बनाई, ठीक है, उसका एनिमेशन हम देखेंगे। तो एलेसेंड्रा वोल्टा ने एक बैटरी बनाई और उस बैटरी से उन्होंने कैसे बनाई ये भी बताएंगे। उस बैटरी से उन्होंने वही काम करके दिखाया जो वो उस वायर की हेल्प से कर रहे थे, मतलब यूजी गैल्वानी, यानी मेंढक की स्पाइनल कॉर्ड में लगाया एक वायर और दूसरा वहाँ पे लगाया, और ये दिखाया कि वो लंबे टाइम तक के लिए उसमें ट्विचिंग होती रही, यानी कहीं ना कहीं वो एक स्टोरिंग डिवाइस उन्होंने बना ली थी। और फिर आगे चल के हैम्फ्री डेवी ने क्या किया, उस तरह की बहुत सारी बैटरीज बनाई, मतलब उसको भी देखेंगे हम लोग। एक जार, लेडन जार बनाया था। लेडन जार के बारे में हम लोग आपको लास्ट ईयर भी बता चुके हैं कि लेडन जार क्या था। सबसे पहला जार ऐसा था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया गया था, ठीक है। तो वो एक लेडन शहर है आपका, कहाँ, किस कंट्री में था याद है? लेडन शहर किस कंट्री में था? नेदरलैंड में, हाँ, नेदरलैंड में एक शहर था लेडन, वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट होते, इसलिए उस जार का नाम भी लेडन जार पड़ गया, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखा गया था। तो हैम्फ्री डेवी ने क्या किया, उस तरह के बहुत से लेडन जार को एक पास इकट्ठा किया और उससे वायर कनेक्ट करके स्पार्क प्रोड्यूस किया, और वो काफ़ी लंबा चला था। तो कहने का मतलब ये है, कोर आइडिया ये है समझने का कि अगर हम इस स्पार्क को लॉन्ग लास्टिंग नहीं बना पाए तो हमारे कोई काम की नहीं है। हम इससे, इस एनर्जी से, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसका यूज़ नहीं कर सकते हम, ठीक है। इसको घरों में लाइटनिंग पर्पस से हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ जब लोगों ने देखा कि स्टोरिंग डिवाइस अगर हम नहीं बनाएंगे तो ये काम नहीं हो सकता है। हमने आपको बताया था कि जो एटम होते हैं, एटम के बाहर ये देखिए इस तरह से ये एटम है, ठीक है। कॉपर, मान लीजिए कॉपर का वायर है, और ये कॉपर के वायर में ये बहुत सारे एटम हैं आपके, ठीक है। और इन एटम में क्या है, यहाँ पे ये सब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाँ। अच्छा, अब ये हमने बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन है, एनर्जेटिक है, ये इधर उधर डायरेक्शन में भागते रहते हैं ऐसे, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से ये इधर उधर भागते रहते हैं, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एनर्जी है। तो क्या अगर हम इस वायर से कोई बल्ब को कनेक्ट कर दें तो वो जलना चाहिए? बोलो, एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स के पास, बल्ब जलना चाहिए वायर से अगर कनेक्ट करें? क्या कहते हो, जलना चाहिए? रैंडम डायरेक्शन में मूव करने की वजह से क्या नुकसान है?
तो रैंडम डायरेक्शन में मूव करने का नुकसान ये है कि एक डायरेक्शन में नहीं है, ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब वो एक डायरेक्शन में नहीं है तो रैंडम में मूव करने की वजह से क्या नुकसान है जो हमें बल्ब नहीं जलाने दे रहा है यहाँ पे, कोई बताएगा? हाँ, एनर्जी लॉस, बिल्कुल वो, हाँ बिल्कुल वो एनर्जी लॉस करे दे रहे हैं, एक दूसरे अलग अलग डायरेक्शन में मूव करके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। अगर हमको इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का फायदा उठाना है तो हमको इनको एक डायरेक्शन में मूव कराना पड़ेगा, ठीक है। और एक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे लगाइए जो जिससे इन लोगों को लालच हो, कुछ पैसे वैसे दीजिए इनको तो ये भाग कर आए। अब इलेक्ट्रॉन को किसका लालच है बताइए, इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे? प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अगर हम यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज की प्लेट लगा दें जिसमें खाली पॉजिटिव चार्ज हो, अच्छा खाली पॉजिटिव चार्ज की प्लेट लाना आसान है ना, आपको पता है चार्जिंग कैसे करते हैं, इसको कैसे चार्ज करेंगे? कल हमने इसीलिए पूछा था, 3 मेथड्स होते हैं चार्जिंग के, उसी को अप्लाई, हाँ इसको कैसे चार्ज करके लाएंगे बताइए? अच्छा कैसे चार्ज करके लाएंगे इसको, कहाँ से, कौन से मेथड से कैसे करेंगे, बोलो, अरे बोलो भाई, कैसे करेंगे चार्ज? हाँ कैसे, इंडक्शन से कैसे? ये कहीं ना कहीं पहले न्यूट्रल रही होगी, बोलो, ये कोई न्यूट्रल रही होगी। न्यूट्रल का मतलब क्या है, उसमें क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, ऐसे रहा होगा ना पहले ये प्लेट, बोलो, ऐसे रही होगी जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब रहा होगा। अब आपने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट बनानी थी आपको, आप इसके पास क्या लेकर आइए, एक और पॉजिटिव चार्ज प्लेट लेकर आइए। देखो सुनो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज प्लेट लेकर आए, जैसे ही आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लेट लेकर आएंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है, अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास आ जाएंगे, इसके इन्फ्लुएंस में कुछ ऐसा बन जाएगा फिगर, क्या बोलो, ये सही है? हाँ, लेकिन अभी भी ये पॉजिटिवली चार्ज बनी नहीं है, अभी भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है। आपको ऐसा चाहिए जिसमें खाली प्लस प्लस हो, खाली पॉजिटिव चार्ज हो। अब आप क्या करेंगे, इसको यहीं पे रखिए, कुछ मत करिए, यहां से अर्थिंग कर दीजिए। जैसे ही अर्थिंग करेंगे, ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, ये कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में, बोलो, चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। अब जब ये जैसे ही ये अर्थ में जाएंगे तो अंदर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बदल जाएगा, और क्या हो जाएगा, अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, बोलो, क्लियर है? अब आप अर्थिंग को हटा दीजिए, अर्थिंग हटा दी हमने, बन गई पॉजिटिव चार्ज प्लेट, बोलो। बस अब इसको भी हटा दीजिए आप, अब आप इसको भी हटा दीजिए, अब सब हटा दीजिए आप, खत्म। हाँ डाउट है, पूछो पूछो। आवाज़ तुम्हारी बहुत ज़्यादा गूंज रही है, हाँ आवाज़ मतलब डबल डबल आवाज़ें आ रही पीछे से, पूछो पूछो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल कैसे हो गया? कैंसिल किससे हुआ, कैंसिल किससे हुआ? जिसको इनका क्वेश्चन समझ में आ रहा हो वो मुझसे पूछ ले, क्योंकि इनकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। किसी बच्चे को इनका हाँ, करने के बाद वो एक दूसरे का वो एनर्जी या चार्ज वो न्यूट्रल कैसे, न्यूट्रल नहीं कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं लड़के। हमने कहाँ न्यूट्रल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अभी एक कमरे के अंदर बच्चों को दौड़ाइए आप, तो क्या होगा, एक दूसरे से लड़ के थोड़ी देर बाद उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म हो जाएगी? हैं? रिपेल करते हैं, लेकिन एक अंदर इनक्लोज्ड है ना, तो लड़ना ही पड़ेगा ना उनको, वो कहीं और ज़्यादा दूर जा नहीं सकते ना। ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत से एटम्स हैं, और बहुत से, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से ही नहीं लड़ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज से भी लड़ रहे हैं। मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन से ही नहीं लड़ रहे हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे भी लड़ रहे हैं ये। फिर रास्ते में जो कोई भी आएगा उससे टकराएंगे ना। आप खुद ही सोचिए, आपको हम एक कमरे में बंद कर दें, वहाँ पे काफ़ी लोग हों, आप उनसे नफरत करते हों, और आपसे कहा जाए दौड़ो, और ऐसे दौड़ना है कि उनसे लड़ना भी नहीं है, क्या ये पॉसिबल है?
बोलो, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। लड़ेंगे ना आप चाहे उनसे जितनी नफरत करते हो, आप उनके पास जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हम दौड़ा रहे हैं दोनों को और एक लिमिटेड रूम है, लिमिटेड एरिया है, तो आप लड़ेंगे, लड़ना ही है, ठीक है। जो कोलिजन है वो तो होने ही होने हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन से नहीं लड़ रहे हैं, तो इनसे भी लड़ रहे होंगे ना, जो पॉजिटिव आयंस जो हैं आसपास, जिनसे ये बाहर निकल आए हैं। क्लियर है? कोई फ्री स्पेस नहीं है ना बेटा। फ्री स्पेस होता तो भाग जाते, फिर तो आसान आराम थी उनको, वो जिधर जाना चाहते उधर जाते हैं। तो फ्री स्पेस नहीं है। अच्छा, ये समझ में आया ना ये कैसे चार्ज किया प्लेट को? हाँ, अब ये प्लेट हमने यहाँ लगा दी लाके। अब सोचो जब ये प्लेट यहाँ लगा दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन अब इसकी चाहत में इधर भागेंगे, अट्रैक्शन होगा। बोलो, अब इनकी डायरेक्शन कुछ इधर हो जाएगी, ये देखो ऐसे। अब ये रैंडम नहीं रही, अब एक डायरेक्शन में हो गई। अब ये इस डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इनकी स्पीड और बढ़ जाए और ये और जो भी थोड़े बहुत इधर उधर हैं वो सब इधर जाने लगे और बहुत तेजी से जाने लगे, तो आप इधर कुछ ऐसा लगा दो जिससे ये भागें। इधर क्या लगाए हम? उधर हम नेगेटिवली प्लेट लगा देते हैं। हाँ, तो इधर हम क्या करते हैं कि उठा के आपका नेगेटिव प्लेट को लगा देते हैं यहाँ पे। ये देखिए, तो अब नेगेटिव प्लेट इनको इधर पुश करेगी, पॉजिटिव प्लेट उधर से खींचेगी। तो ये अब एक डायरेक्शन में मजबूर हो गए चलने के लिए। अब ये स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, ठीक है। लेकिन होगा क्या? अब ये स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा? हाँ, तो अभी हाँ ठीक है, लेकिन अभी हम इतना ही समझ रहे हैं। अभी फिलहाल हम इतना ही समझ रहे हैं ना कि इनको सीधा मूव कराने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। उसके लिए हम इतना तो समझ गए ना, बेसिक आइडिया तो हमें मिल गया कि यहाँ पॉजिटिव प्लेट चाहिए, यहाँ नेगेटिव प्लेट चाहिए। किस प्लेट? किस प्लेट के? ये वाली? इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं जाएंगे? अंदर? प्लेट के इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं घुस जाएंगे, ये कह रहे हो ना? नहीं, तो प्लेट के इलेक्ट्रॉन हाँ, तो ये नहीं अट्रैक्ट होंगे, लेकिन ये पूरा सर्कुलर लूप बना है ना। तो सर्कुलर लूप में ये चीज चलती रहेगी जब तक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा हमारे पास। जैसे ही ये लोग इधर जाएंगे, और बिल्कुल जाएंगे, जाने के बाद यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे? सोचो, न्यूट्रलाइज कर देंगे। हाँ, तो ये जैसे ही यहाँ पहुंच के इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ये जो मूवमेंट का इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। फिर से उतनी ही देर के लिए होगा जितनी देर के लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना रहता है, या ये कह सकते हैं पॉजिटिव और ये नेगेटिव बना रहता है, ठीक है। एज सुन एज दिस डिमिनिशेस, तो इफेक्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब अब ये हमारे कोई काम का फिर नहीं रहा, फिर ये रैंडम मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। अब आपको फिर एक प्लेट यहाँ पे चाहिए, फिर एक प्लेट यहाँ पे चाहिए, यानी आपको कॉन्टिन्यूअसली यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन चाहिए और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन चाहिए, तभी आप लगातार एनर्जी हासिल कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो जब ये एनर्जी इधर से जाएगी तो रास्ते में बल्ब मिल गया इनको, तो बल्ब क्या करेगा? बल्ब के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा, ठीक है। वही एनर्जी है जो हम इधर से यूज कर लेते हैं। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज का कलेक्शन है और जो नेगेटिव चार्ज का कलेक्शन है, ये लगातार बना रहे। जैसे कोयले वाली ट्रेन होती है ना, तो वो कोयले से चल रही, तो अगर आप कोयला लगातार डालते रहेंगे तो ट्रेन चलती रहेगी। अगर कोयला डालना बंद कर दिया आपने तो थोड़ी दूर जाके सारा जो इंजन फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा और वो ट्रेन क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो यहाँ पे भी यही काम है, ये फ्यूल है, ये फ्यूल का काम कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये फ्यूल का काम कर रहे हैं। अगर ये दोनों को आप लगातार भरते रहें तो ये आपकी जो बैटरी है वो मतलब ये जो आपकी सर्किट है वो पूरा हो जाएगा और ये लगातार यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे और रास्ते में आप जो भी अप्लायंसेस लगाएंगे वो उसकी एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को उसकी मदद से आप जला सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को परमानेंट करने के लिए ही बैटरीज आई। जो बैटरी बनाई गई हैं उसका काम ही यही होता है कि वो उसके अंदर लगातार केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं और वो केमिकल रिएक्शंस क्या करती हैं? दो पोल्स बनाती हैं, दो पोल्स बनाती रहेंगी लगातार, जो पोल्स हमको चाहिए। जैसे ये देखिए यहाँ पे, ये इस बैटरी के अंदर लगातार यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं। यहाँ पे ये सब केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं और ये केमिकल रिएक्शंस क्या कर रही हैं? यहाँ पे एक साइड पे पॉजिटिव को बना रही हैं, बिल्ड कर रही हैं, और दूसरी साइड को कैसा? नेगेटिव को, लगातार, ठीक है। जैसे ये इधर से ऐसे यहाँ पे बैटरी से जोड़ दिया गया, ध्यान से सुनो, ठीक है, वायर से। अब वायर में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चलेंगे? इधर से भागेंगे ना इलेक्ट्रॉन, इधर से भागेंगे, बोलो, ये
ये इलेक्ट्रॉन इधर से चलेंगे ऐसे, और इधर से आके ऐसे क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अरे क्लियर है ना, जब जहाँ ज़्यादा है वहीं से चलेंगे ना, इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इसको क्या कर देंगे, फिर न्यूट्रलाइज कर देंगे, फिर न्यूट्रलाइज करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके हैं, सपोज करो एक मतलब साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं सारे, बहुत सारे। अब ये जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ आए हैं जिन्होंने आके इसको न्यूट्रलाइज किया है, बैटरी क्या करेगी, बैटरी को इन सारे इलेक्ट्रॉन को पुश करके कहाँ लाना है, वापस फिर यहाँ पे लाना है, यहाँ पे, ताकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फिर बन सके। अब ये जो बैटरी इसमें काम करती है, इसको इधर लाने के लिए, यही आपका क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिक आइडिया जो बैटरी का था वो यही है कि हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट चाहिए, ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स को, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक डायरेक्शन में मूव करा सकें। ये बात समझ में आ रही है सबको, इसमें अभी कोई डाउट है किसी को? बाकी आगे की चीज़ें तो भी हमें आगे देखनी है, समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, हाँ बोल, वो अभी आगे देखेंगे, तो हमने आगे की चीज़ बता दी, अभी हम लोग आगे उसको देखने वाले हैं। अच्छा एक चीज़ देखिए कि जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, तो बैटरी से जब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो सपोज़ करिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। आपको पता है कि बैटरी में ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो इधर से ऐसे जाएंगे। ये बताओ, बैटरी में दो पोल्स बन गए हैं, दो चार्जेस हैं, इधर चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो गया, इधर भी हो गया, इन चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं होगी? भाई चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना? हाँ, डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अब फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये होगी ना, ये होगी? यस। सोच के बताओ। यस सर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी, है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बैटरी के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, क्या लगता है? चलो अच्छा, अभी आगे देखेंगे, परेशान मत होइए। तो अभी हमें देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है आपका, वो है बैटरी, ठीक है? तो पहले उसी को देखते हैं। अब जैसे भी हमने बताया था आपको कि वायर को अगर आप बल्ब से कनेक्ट करते हैं तो बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, उसका सिंपल रीज़न ये है, क्या है रीज़न? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सेल चाहिए होगा, ठीक है? तो अब हमने सेल लगाया, जैसे ही हम सेल लगाते हैं और ये बल्ब ग्लो करने लगता है, तो सेल में ऐसा क्या होता है, सेल करता क्या है, जो आप जो वायर के अंदर जो पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे उनसे हम कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन अब वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से हम बल्ब को जला ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दो प्लेट्स हैं आपके सामने रखी हैं, देखिए जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स बताई थी, ये देखिए दो प्लेट्स हैं, ए एंड बी, ठीक है? एक पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी कैसी है बताइए, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, मतलब मान लीजिए इसका सबका मिला के, और ये नेगेटिव प्लेस हो गई आपकी। अब नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट्स को अगर आप किसी वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए इसी तरह से किया था ना हमने, ये बीच में दिख रहा है, वायर से कनेक्ट कर दिया इसको। अब जब आपने वायर से इसको कनेक्ट कर दिया तो वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किधर से किधर मूव करेंगे, बी से ए की तरफ, ठीक है? बी से ए की तरफ मूव करेंगे, ठीक है? नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, अरे किसी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, क्या करना चाहिए उसको, चार्ज रहना चाहता है या न्यूट्रल? न्यूट्रल रहना चाहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश में दौड़ रहे हैं ना, हाँ ठीक है? तो वो न्यूट्रल रहना चाह रहा है, तो ये बेसिक चीज़ याद रखिए। तो इलेक्ट्रॉन अब किधर से किधर चलने जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है? हालांकि पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता है, तो सिर्फ वायर में इलेक्ट्रॉन ही कंडक्ट करते हैं, ठीक है? तो कौन मूव करेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, करंट को हम फिर भी उल्टा मानते हैं ना, करंट को मानते हैं पॉजिटिव प्लेट से कहाँ फ्लो करेगी, नेगेटिव प्लेट की तरफ। ये तो क्लियर है ना सबको? करंट को अपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो हो रहे हैं उस डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन नहीं मानते हैं, उसके पीछे पूरी कहानी है। ये कहानी हम आपको कल सुनाएंगे, तो कल के सेशन में काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें रहेंगी, बेंजामिन फ्रैंकलिन की वजह से जो गड़बड़ हुई थी पहले
पहले के टाइम पे, वो अभी तक हम लोग उसको चल रहे हैं लेकर, तो उसका रीज़न भी देंगे आपको। हाँ, कन्वेंशनल करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बताएंगे आपको। तो ये समझ में आ गया आपको कि इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसकी वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है, लेकिन करंट की डायरेक्शन को फिर भी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नहीं माना जाता है, उसको इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में लिया जाता है, ठीक है। तो करंट देखो इधर से इस साइड में मूव करेगी, इलेक्ट्रॉन बी से ए, करंट ए से बी, ठीक है। तो ये रही आपकी बैटरी। अब बैटरी कैसे काम करती है, जल्दी। कैसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है? अरे ये भी बताएंगे जब समझ में आएगा, अभी नहीं, कल देखना, कल तक रुक जाओ, इस वाले कॉन्सेप्ट को कल क्लियर करते हैं। हाँ सर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जुड़ते हैं तो ये न्यूट्रल कैसे होगा? जैसे एटम में अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल हो रहे हैं, यहाँ तो चार्जेस की बात हो रही है ना। हाँ, तो क्या अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर मिल रहे हैं तो वो न्यूट्रल हो जाएगा? नहीं, यहाँ एज अ होल एटम की ही बात हो रही है, एज अ होल एटम की ही बात हो रही है ना। वो वहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन एटम टू एटम मूव करता है। इलेक्ट्रॉन जब अंदर मूव करता है, हम आपको दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन अंदर वायर में कैसे मूव करता है। वायर में इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है। ये एटम है, एटम का ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे एटम है, ठीक है, ये तीसरा एटम है, ये चौथा एटम है, ये पांचवा एटम है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कूद के इसके ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका फ्री इलेक्ट्रॉन आगे जा चुका है। फिर ये इलेक्ट्रॉन इस पे इसलिए गया है क्योंकि इसका फ्री इलेक्ट्रॉन आगे जा चुका है। तो ये एटम टू एटम ही इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ आगे जाता है, ठीक है। तो वो इसी सेंस में वहाँ पे बोला गया है न्यूट्रलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। ये देखिए इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो वो भी तो एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे अल्टीमेटली, चाहे वो पॉइंट चार्जेस हो, चाहे वो बॉडी हो, एक्सटेंडेड बॉडी ऑब्जेक्ट हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई सिंगल चार्ज भी है, पॉइंट चार्ज भी, वो भी दोनों अगर पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो अल्टीमेटली एक दूसरे से मिलकर क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे, नहीं। यहाँ देखिए 2 प्लेट्स हो गई आपकी, पॉजिटिव नेगेटिव। आगे देखिए केमिकल रिएक्शंस हमने बताया था सेल के अंदर होती हैं। अब ये देखिए कुछ इस तरह से केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस को अलग करके नेगेटिव चार्जेस को एक साइड पे कर दिया गया, और इसमें जो वर्क किया जा रहा है, ठीक है, इसी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ये जो बैटरी वर्क कर रही है ना, पॉजिटिव को अलग करना, नेगेटिव को अलग करना, ठीक, यही आपका क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखिए इस तरह से, ये ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी बैटरी तैयार हो गई। ये बहुत ज़्यादा बेसिक डायग्राम है बैटरी का। बैटरी तैयार हो गई आपकी, और बैटरी में ये काम कौन करता है ये आपको नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे हम। बैटरी के अंदर ये काम कौन करता है, मेटल प्लेट करती है या इलेक्ट्रोलाइट करता है, कौन करता है। ये देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से मूव करेंगे। ये दिखा, फिर से देखिए, और करंट को हम लोग उल्टा मान लेते हैं, करंट ऐसे मूव कर रही है। किस पे? किसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है? नहीं, इसमें करंट की डायरेक्शन को दिखाया गया था, पॉजिटिव टू नेगेटिव। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज क्या है? वोल्टेज वही पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट कंडक्टिंग वायर में, 2 पॉइंट्स के बीच में। कंडक्टिंग वायर में जो 2 पॉइंट्स बन गए हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल आपका जो चार्ज की डिपोजिशन हो रही है उसका मेजर होता है। चार्ज की डिपोजिशन क्या हो रही है कि कितना इधर पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया है और कितना उधर नेगेटिव चार्ज जमा हो गया है। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज को हमेशा से पॉजिटिव माना जाता था। क्यों? फिलोसफिकल सेंस में माना जाता था। तो इसलिए जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है उसको हाई पोटेंशियल बोला गया, और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है उसको क्या बोला गया? लो पोटेंशियल बोला गया। तो जब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उस पॉइंट को लो पोटेंशियल पॉइंट बोलते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज जहाँ ज़्यादा जमा हो जाता है उसको हाई पोटेंशियल बोलते हैं, और इनके बीच की गैपिंग को पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। दोनों पोटेंशियल्स के बीच का डिफरेंस। जैसे यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज कम है? कौन सा चार्ज कम है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम है, हाँ। और अगर यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज कम है तो यहाँ कौन सा चार्ज ज़्यादा है? नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। क्लियर है? इसी तरह से यहाँ पे देखिए, तो पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल माना जा रहा है। तो अगर कहीं पे पॉजिटिव की कमी है तो वो वाला पॉइंट कैसा होगा? लो पोटेंशियल का पॉइंट, ठीक है।
तो ये पॉइंट लो पोटेंशियल है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कम है और ज़्यादा क्या है, नेगेटिव ज़्यादा होगा। और दूसरा पॉइंट में पॉजिटिव ज़्यादा है तो वो हाई पोटेंशियल का पॉइंट है। यहाँ पे देखिए, तो ये पॉइंट आपका कंपैरेटिवली ही, ये दोनों में देखिए कौन हाई पोटेंशियल है कौन लो पोटेंशियल है। ये वाला आपका कैसा है, ये वाला अगर ए बी मान लें इसको, तो ए वाला क्या है, लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, हाँ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या है, कम है। हाँ, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो लो पोटेंशियल है और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम होगा वो हाई पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये देखिए नेगेटिव चार्ज कम डिनोट कर रहा है हाई पोटेंशियल को और ये लो पोटेंशियल है आपका अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो देखिए बैटरी में भी इसको हाई पोटेंशियल बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा है नेगेटिव कम है, और यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा है पॉजिटिव कम है, इसलिए इसको लो पोटेंशियल बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो करंट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, वो हाई से लो फ्लो करेगी, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, लो टू हाई मूव करेंगे। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लो पोटेंशियल होगा, ये इलेक्ट्रॉन लो से हाई की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये लो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन आपके मूव करेंगे लो टू हाई, और करंट मूव करेगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में माना हुआ है उन्होंने, तो वो हाई टू लो। अब ये शुरू से चला रहा है कन्वेंशनल करंट समझ लीजिए। ठीक है, क्लियर है बेटा। ये देखिए, ये आपकी ये करंट मूव करी और बल्ब ग्लो हो गया। तो क्या क्या देख लिया हमने, चलो अब इसको छोड़ते हैं नेक्स्ट टर्म के लिए।